हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो से हम लोग जो है मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर का नाम है वेल्डिंग प्रोसेसेज। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वेल्डिंग के डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेल्डिंग के क्या एडवांटेज होते हैं, वेल्डिंग के क्या लिमिटेशंस होते हैं, वेल्डिंग का क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, वेल्डिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और वेल्डिंग टेक्निक क्या होते हैं, वेल्डिंग पोजीशंस क्या होते हैं, और कौन कौन से वेल्डिंग सिंबल्स होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है वेल्डिंग। पहला हमारा टॉपिक है वेल्डिंग। वेल्डिंग को जानना, वेल्डिंग हम होता क्या है। जैसे आप लोग अपने अगल बगल कहीं पे भी रहते हो, आप वेल्डिंग करते हुए जरूर देखे होंगे, वेल्डिंग करते हुए जरूर देखे। तो वेल्डिंग द्वारा करते क्या हम लोग, वेल्डिंग द्वारा हम लोग दो धातु के टुकड़ों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। लेकिन वो जोड़ने के तरीके कई तरीके के हो सकते हैं। वेल्डिंग द्वारा हम लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, धातु के दो टुकड़ों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब जब ये जोड़ने का तरीका होता है, जोड़ने का तरीका कई प्रकार का होता है, उन्हीं सबको कंपाइल कर देना तो वेल्डिंग की डिफिनेशन आ जाएगी। तो वेल्डिंग है क्या, वेल्डिंग वह प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत एक ही मेटल के टुकड़ों को या दो भिन्न भिन्न मेटल के टुकड़ों को, वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक ही मेटल के टुकड़ों को या दो अलग अलग पदार्थों के टुकड़ों को उष्मा द्वारा, मतलब हीट द्वारा, इसे वेल्डिंग आप लोग देखे होंगे, गैस वेल्डिंग भी हम लोग करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं, या आर्क वेल्डिंग करते हैं। कहीं पे दरवाजा बनता है, खिड़कियां बनती है, तो वहां पे देखे होंगे वेल्डिंग करते हैं। वहां पे कौन सी वेल्डिंग करते हैं, वहां पे आर्क वेल्डिंग करते हैं, उसको हम लोग आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। और कहीं मान लीजिए कुछ ज्वाइंट वगैरह करवाना है, बहुत जगह देखे होंगे सिलेंडर रख करके वेल्डिंग करते हैं सड़क के किनारे। एक एक इस तरह का पॉट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े भर देते हैं और पानी डाल देते हैं, तो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है। तो इसमें एक सिलेंडर एसिड ऊपर से आता है, इसमें पाइप लगा होता है, पाइप लगा होता है। तो इससे क्या होता है, इसमें एसिटिलीन गैस बनती है। एसिटिलीन गैस क्या है, एक फ्यूल की तरह काम करता है। और एक जो लो प्रेशर पे हम लोग करते हैं, लो टेम्परेचर की हम लोग करते हैं, तो नेचुरल ऑक्सीजन से वेल्डिंग कर लेते हैं। हाई हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करके भी वेल्डिंग करते हैं। तो इस तरीके से रोड के किनारे आप लोग ये वाला भी वेल्डिंग वाला तरीका आप लोग देखे होंगे, जिसको लोग गैस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। और एक आर्क वेल्डिंग होता है। आर्क वेल्डिंग पे जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, जहाँ पे लोहे वगैरह की वेल्डिंग करनी होती है, वहां पे लोग किसका वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग है क्या, वेल्डिंग वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक ही धातु के टुकड़ों को या दो विभिन्न धातु के टुकड़ों को उष्मा द्वारा या दाब द्वारा, प्रेशर द्वारा भी वेल्डिंग होता है, उष्मा द्वारा या दाब द्वारा या दोनों के द्वारा, उष्मा द्वारा, दाब द्वारा या दोनों के द्वारा, फिलर मटेरियल का यूज करके। कभी कभी लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तो फिलर मटेरियल का भी यूज करते हैं। गैस वेल्डिंग वगैरह करते हुए देखे होंगे, तो एक अलग से एक ऐसे राड का यूज कर लेते हैं, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते थे, एल्यूमिनियम वगैरह का ऐसे राड का यूज कर लेते हैं। फिलर मटेरियल का उपयोग करके या बिना फिलर मटेरियल के उपयोग के जोड़ा जाता है। तो वेल्डिंग क्या, वेल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो समान धातु के टुकड़ों को या विभिन्न धातु के टुकड़ों को उष्मा या दाब द्वारा या दोनों के द्वारा फिलर मटेरियल का प्रयोग करके या बिना फिलर मटेरियल के उपयोग के जोड़ा जाता है। अब धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रायः माने अधिकतर उसी धातु के फिलर राड का हम लोग उपयोग करते हैं। जो फिलर मटेरियल होता है वो जनरली हम लोग, जो हमारा बेस मेटल होता है, जो जिस धातु का हमको वेल्डिंग करना है, जनरली हम लोग प्रायः हम लोग उसी धातु का फिलर मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे वो आसानी से उसमें क्या होता है, मिल जाता है। तो जिस भी धातु की हमको वेल्डिंग करनी रहती है, उसी धातु का प्राय हम लोग क्या करते हैं, फिलर मटेरियल यूज करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग करते हुए, जैसे जैसे एक धातु का टुकड़ा ये है और एक धातु का टुकड़ा ये है, दोनों को सटा दिए आपस में। और एक क्या होता है, एक देखते होंगे वेल्डिंग होल्डर होता है। हम वेल्डिंग ऐसे, ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ने करके इलेक्ट्रोड आपका ये होता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ये होता है। इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग राड भी हम लोग इसको कहते हैं,
तो मार्केट में देखे होंगे कहीं भी दरवाजा वगैरह जोड़ते समय तो एक पतला पतला ऐसे राड का यूज करते हैं, तो उसी के द्वारा क्या करते हैं, आर्क जनरेट करते हैं। इसी को यहाँ पे कांटेक्ट कराते हैं तो आर्क जनरेट होता है। और इसमें जो है दो तार गए होते हैं, दो तार गए होते हैं। एक क्या होता है, एक वेल्डिंग मशीन होता है, एक क्या होगा, एक वेल्डिंग मशीन होता है। उससे क्या होगा, इससे यहाँ पे कनेक्शन होता है, यहाँ से तार जाएगा। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। ये क्या इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। ये हम आर्क वेल्डिंग की बात करें तो ये क्या करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आसपास की धातुएं पिघलेंगी और पिघल करके आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, पिघल करके आपस में जुड़ जाएंगी। ये क्या हो गया, एक सिंपल आर्क वेल्डिंग का ये फिगर। ऐसे बहुत सारे आर्क वेल्डिंग के बारे में आप लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिगर वगैरह कौन, तो ये वेल्डिंग हो गया। तो परिभाषा रटना नहीं है, बस समझना है। समझना कैसे है, आप जान गए हैं वेल्डिंग द्वारा क्या करते, दो दो धातु के टुकड़ों को जोड़ते हैं। तो धातु के टुकड़े एक ही पदार्थ के हो सकते हैं या अलग अलग पदार्थों के भी हो सकते हैं। तो वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ही धातु के दो टुकड़ों को या दो विभिन्न धातु के टुकड़ों को उष्मा या दाब द्वारा या दोनों के द्वारा पूरक पदार्थ का उपयोग करके या बिना पूरक पदार्थ के उपयोग के जोड़ा जाता है। और धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रायः उसी धातु के फिलर रॉड का या फिलर मटेरियल का उपयोग हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन की। तो वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वेल्डिंग मुख्य रूप से दो टाइप का होता है, एक फ्यूजन वेल्डिंग और एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग मतलब क्या, इसमें मटेरियल पिघल करके जुटे। और नॉन फ्यूजन में जिसमें मटेरियल पिघलता नहीं है उसे हम लोग क्या करेंगे, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसको कह सकते हैं, इसको अगर हिंदी में बोले तो कह सकते हैं फ्यूजन मतलब होता है गलना, गलनीय वेल्डिंग। तो इसको अगलनीय वेल्डिंग कह सकते हैं, इसको अगलनीय वेल्डिंग बोल सकते हैं, इसको गलनीय वेल्डिंग बोल सकते हैं। तो वेल्डिंग दो प्रकार का हो गया, फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग क्या होगा, इसमें धातु के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए धातु को उसके मेल्टिंग टेम्परेचर तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म किससे करेंगे, आर्क द्वारा करेंगे। बात में आ रही है। फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत धातु के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए उन्हें उसके गलनांक तक, उसको उस पदार्थ का जो गलनांक होगा उस तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म करके जोड़ा जाता है। और वो गर्म कहाँ से किया जाएगा, आर्क द्वारा किया जाएगा। और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें भी मटेरियल गर्म तो होगा लेकिन उसके क्या होगा, प्लास्टिक स्टेज तक ही एक तरीके से गर्म करते हैं, उसके गलनांक मतलब उसके गलनांक तक हम लोग जो उसको गर्म नहीं करते हैं। अब इसके अंतर्गत फ्यूजन वेल्डिंग में क्या क्या आता है, इसमें फ्यूजन वेल्डिंग में पहला आता है गैस वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में पहला क्या आता है, गैस वेल्डिंग। सबके बारे में आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर ही आपका गैस वेल्डिंग मिलेगा। इसमें गैस वेल्डिंग में दो टाइप का होता है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सी जो है ऑक्सीजन से आया है, ऑक्सी जो है ये ऑक्सीजन से आया है। ऑक्सी वर्ड किससे आया है, ऑक्सीजन से आया है। और एसिटिलीन जो है एसिटिलीन से आया है, यानी कि इसमें धातु की दो पदार्थों को जोड़ने के लिए हम लोग दो गैस का यूज करते हैं, एक आपका ऑक्सीजन और एक आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है ये फ्यूल होता है। ये क्या होता है, एसिटिलीन फ्यूल होता है, ईंधन होता है। और किसी फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि फ्यूल बिना ऑक्सीजन की जलता नहीं है। तो इसको जलाने के लिए, इस फ्यूल को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जो यही लो टेम्परेचर पे अगर हमको वेल्डिंग करना हो, मतलब ऐसा पदार्थ जिसका गलनांक कम होता है, तो उसके लिए हम लोग जो हवा में ऑक्सीजन है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हाई टेम्परेचर वहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। तो लो प्रेशर गैस वेल्डिंग के लिए हम लोग जो है नेचुरल ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। जो हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग होता है उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। और एसिटिलीन तो एसिटिलीन सिलेंडर से मिलेगा, नहीं तो जो मैंने पहले तरीका बताया, एक में क्या लेंगे, एक बर्तन में ऐसे कैल्शियम कार्बाइड लेंगे। क्या ले लेंगे, कैल्शियम कार्बाइड ले लेंगे, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड ले लेंगे और ऐसे टुकड़े ले लेंगे। इसी से हम लोग फलों को भी पकाते हैं, देखे होंगे आम को पकाना होता है तो कैल्शियम कार्बाइड का मार्केट में मिलता है। इसमें क्या होगा, एक उल्टा ऐसे बर्तन लगा होता है, मतलब इसके बीच में ये गैस निकलने नहीं पाएगी, ऐसे सटा होगा, एक उल्टा बर्तन लगा होगा, यहाँ से जुड़ा होता है, एक पाइप जुड़ा होता है। अब क्या होगा, जो ये पानी क्या करता है, कैल्शियम कार्बाइड से पानी रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इससे बनाता है C2H2। क्या बनाता है, C2H2 बना लेगा और यहाँ बन जाएगा कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है
CaC2 से जो है आपका H2O रिएक्शन करता है, इससे क्या बनेगा, इससे एक बनेगा आपका क्या, C2H2 ये बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा, इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन आपका बनेगा। खैर आपको यहाँ पे इक्वेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से रिएक्शन करके क्या बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है। क्या बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका चूना चूना बन जाता है। क्या बन जाता है, चूना। पहले के समय में घरों की लिपाई करने के लिए, पहले के समय में जब पेंट और डिस्टेम्पर उतना नहीं चलता था तो चूना लोग लगाते थे। तो करते क्या था, एक बर्तन में ऐसे कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रखें, और इसी में क्या डाल दिए, इसी में डाल दिए पानी, इसी में डाल दिए पानी, H2O डाल दिए। H2O रिएक्शन करके अब क्या, एसिटिलीन गैस जो बनती थी वो एटमॉस्फेयर में चली जाती थी, और ये क्या है, ये जो है उष्मा, इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट आपका रिलीज होता है, मतलब काफी ज्यादा ये गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसी से बनता क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है चूना, जिससे हम लोग घरों की पुताई करते थे, और एसिटिलीन गैस। तो इसी में उल्टा करके एक बर्तन लगा देंगे, उससे पाइप लगा देंगे तो एसिटिलीन गैस हो जाएगा, उसी का यूज करके हम लोग वेल्डिंग में करेंगे। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में दो गैसों का यूज होगा, एक ऑक्सीजन और एक एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या फ्यूल है, और फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसी नाते इस वेल्डिंग का नाम पड़ा हुआ है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। दूसरा क्या, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस आपका फ्यूल का काम करेगा, और हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए क्या लगेगा, ऑक्सीजन आपका लगेगा। क्योंकि इसमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो फ्यूल जलेगा तभी तो हीट पैदा होगा। किसी चीज को जलाएंगे तभी तो हीट पैदा होता है। जैसे लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं तब हीट मिलता है, पेट्रोल डीजल को जलाएंगे तब भी हीट मिलेगा। वैसे यहाँ पे गैस का यूज कर रहे हैं फ्यूल के रूप में। इसमें ऑक्सीएटिलीन एसिटिलीन का यूज करेंगे ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग में। ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग में किसका यूज करेंगे, फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया। दूसरा आपका आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में पहला क्या है, कार्बन आर्क वेल्डिंग है। दूसरा क्या है, मिग वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं। पूरा नाम क्या है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अगला आपका टीक वेल्डिंग है। टीक वेल्डिंग इसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलेंगे। अगला आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। अगला आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है। तो ये आर्क वेल्डिंग के टाइप हो गए, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अगला आपका केमिकल वेल्डिंग हो गया। केमिकल वेल्डिंग में थर्मिट वेल्डिंग आता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा हम लोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए, जैसे दो रेल की पटरियां टूट गई हो तो उसको आपस में जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। इसमें केमिकल का यूज करके हम लोग वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे हमारा हीट रिलीज होगा और मटेरियल पिक करके क्या होता है, जुड़ जाता है। या कोई गियर हो, आप लोग मैकेनिकल के हैं तो आगे गियर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। कोई बड़ा सा गियर हो, गियर तो जानते हो, ऐसे ही बना दे रहे हैं समझने के लिए। गियर आप लोग देखें, ये मान लीजिए कोई गियर है, अब गियर में कोई बड़ा हैवी गियर है, और ऐसे गियर को सही रूप में बनाए तो ऐसे बनाते हैं। ऐसे कुछ बनाएंगे। तो इसमें मान लीजिए कोई धाता अगर टूट जाए, तो उसके लिए करेंगे क्या, बड़ा गियर रहेगा तो पूरा गियर आपका बेकार हो जाएगा। जो टूटा हुआ धाता रहेगा ना, उसी पे थर्मिट वेल्डिंग करके मटेरियल एक्स्ट्रा लगा देंगे, और उसको फिनिशिंग करके हमारा शेप बचा रहेगा गियर, हम लोग उसको बना लेंगे। तो किसी गियर का अगर कोई धाता टूट गया तो उसको थर्मिट वेल्डिंग द्वारा वेल्ड करके जो हम लोग जो है उसको फिर फिनिशिंग करके हम लोग एक्चुअल गियर फिर से हम लोग यूज करने लायक बना लेते हैं। तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए या गियर का कोई धागा टूट जाए तो उसको जोड़ने के लिए भी हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। न्यूअर वेल्डिंग कुछ नए वेल्डिंग टेक्निक आ गए हैं, जिसमें क्या है, लेजर बीम वेल्डिंग है और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है। ये सब आजकल लेजर बीम वेल्डिंग वगैरह भी खूब चल रहा है, मतलब बहुत इजीली ये सब सेमी ऑटोमेटिक होता है, बहुत आसानी से हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं। अगला
नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, इसमें क्या होगा, इसमें मटेरियल पिघल करके आपस में जुड़ रहा था, इसमें मटेरियल पिघलेगा नहीं, इसमें हल्का सा गर्म होगा और प्रेशर अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग बनाएंगे, प्रेशर अप्लाई करके। इसमें क्या आता है, इसमें एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या, फ्लो वेल्डिंग, मतलब मटेरियल को, दो मटेरियल को पीट पीट करके, मतलब इतना पीटे कि वो ही गर्म हो जाए और प्रेशर द्वारा क्या पीट पीट करके वो आपस में जुट जाए, ये होता है फोर्ज वेल्डिंग। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन वेल्डिंग, इसी तरीके से है। जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग का एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, कहीं हो सकता है देखे हो, एक लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन के बारे में वर्कशॉप में आप देख लिए होंगे, हो सकता हो। लेथ मशीन में मान लीजिए कोई जाब ऐसे है, ये जाब घूम रहा है, इसमें घूम रहा है, एक होता है, ये होता है हेड स्टॉक होता है, एक क्या होता है, हेड स्टॉक होता है मशीन में, लेथ मशीन में, और एक होता है टेल स्टॉक होता है, एक क्या होता है, टेल स्टॉक होता है, इसका एक पार्ट है टेल स्टॉक होता है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये घूम रहा है, ये मशीन से कनेक्ट है, अब इससे सटा करके एक राड और अगर इसे सटा करके इसे लगा दी तो इतना तेज ये क्या करेगा, रगड़ाएगा, ये रगड़ा करके फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और हीट होकर के ये आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, हीट होकर के ये क्या हो जाएगा, आपस में जुट जाएगा। आप लोग हो सकता हो कहीं पे रील वगैरह देखे भी हो इस प्रकार से। तो ये कौन सा वेल्डिंग हुआ, ये आपका होगा फ्रिक्शन वेल्डिंग होगा। अगला अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, आपका डिफ्यूजन वेल्डिंग है, और आपका एक्सप्लोशन वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग है, एक्सप्लोशन वेल्डिंग है। एक्सप्लोशन वेल्डिंग वगैरह के बारे में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसके बारे में, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली थी, क्योंकि इतना तेजी से विस्फोट वगैरह हुआ था कि मटेरियल पिघल करके आपस में बिल्ड हो गए थे कुछ। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें क्या आएगा, आपका स्पॉट वेल्डिंग है, आपका सीम वेल्डिंग है, आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, आपका बट वेल्डिंग है, और आपका फ्लैश वेल्डिंग है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है काफी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको भी हम लोग आगे कवर करेंगे एक एक करके, जो भी आपके सिलेबस में होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक करके कवर किया जाएगा। जो सेकंड चैप्टर आपका है ना, वो आपका गैस वेल्डिंग है। इसमें हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को आप कवर करते हैं, वही आपके सिलेबस में जो है दिया गया है। अब आगे अगर हम लोग बात करें एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के लाभ क्या है, तो वेल्डिंग के आप लोग बहुत सारे लाभ है। देखिए जो लाभ है ना, लाभ या हानि जो होता है ना, किसी चीज से तुलना करके दिया जाता है, किसी और चीज से तुलना करते हैं तब। ये जो तुलना किया जा रहा है ना, ये रिवट ज्वाइंट से किया जा रहा है, किससे, रिवट ज्वाइंट से तुलना करके ही मैक्सिमम यहाँ पे लाभ दिए जाएंगे। तो रिवट ज्वाइंट क्या होता है, कहीं पे आप देखे होंगे जहाँ पे बक्से बनते हैं, अलमारी बनती है, तो वहां पे धातु की दो चादरों को जोड़ने के लिए रिवेट का यूज करते हैं। मान लीजिए एक पतली चादर ये है और एक पतली चादर ये है, अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ना हो मान लीजिए यहाँ पे, तो ऐसे कर करके दूसरी चादर को इसके नीचे ले आएंगे। इसमें भी कई तरीके की जोड़ होते हैं, और यहाँ पे एक होल करेंगे, और एक ऐसे ऐसे रिवट कुछ इस आकार का होता है, इसके भाई कई सारे शेप होते हैं, ऐसे इस आकार का रहेगा, और इधर भी क्या करेंगे, इसको पीट करके ऐसे इसी आकार का दे देंगे, तो ये ज्वाइंट बन जाता है। ऐसे क्या करेंगे, ये जुट गए। तो इसमें क्या, ये ज्वाइंट उतना मजबूत नहीं होगा, वेल्डिंग ज्वाइंट ज्यादा मजबूत होता है। और दूसरी चीज, इसको पीटे उटेंगे ना तो शोर पैदा होगा, तो वेल्डिंग में शोर नहीं पैदा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो ज्वाइंट बनाएंगे इसमें लीकेज होगा, बक्से में पानी डालेंगे तो पानी हो सकता है चूने लगे, बक्से से पानी हो सकता है चूने लगे, लेकिन जो वेल्डिंग द्वारा ज्वाइंट बनाते हैं ना, तो लीक प्रूफ ज्वाइंट हम लोग बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना, वेल्डिंग ज्वाइंट बनाना हो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल होगा, ये ज्वाइंट हो सकता है महंगा पड़ जाए। तो कई सारे मतलब लाभ देखने को मिलेंगे, और लिमिटेशंस भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, वेल्डिंग ज्वाइंट एक परमानेंट ज्वाइंट है जो अधिक स्ट्रांग तथा ड्यूरेबल होता है। स्ट्रांग का मतलब मजबूत होता है, और ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, और स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। तो जो हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट है परमानेंट ज्वाइंट है। परमानेंट ज्वाइंट का मतलब एक बार वेल्डिंग बना दिए तो उसको, जैसे एक ज्वाइंट होता है नट, जैसे धातु की एक चादर ये है और धातु की एक चादर ये, इन दोनों को जोड़ना हो ऐसे ऊपर नीचे करके, तो दोनों को ऐसे ऊपर नीचे करके रखे और एक खोल किए और नट बोल्ट लगा दिए ऐसे। ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे नट बोल्ट से जोड़ दिए, तो नट बोल्ट से ऐसे जोड़ दिए। ये टेम्परेरी ज्वाइंट होता है, क्योंकि इसको ज्वाइंट खोल करके जब चाहे तो अलग कर सकते हैं।
तो वेल्डिंग द्वारा लेकिन वेल्डिंग कर लिए तो ये ज्वाइंट खुलेगा नहीं, अलग नहीं होगा। तो वेल्डिंग ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट है? वेल्डिंग ज्वाइंट एक परमानेंट ज्वाइंट होता है, जो अधिक क्या होता है? स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल होता है, अधिक टिकाऊ होता है। अगला क्या है? इस जोड़ में अच्छा फिनिश मिलता है। इस जोड़ में सरफेस फिनिश क्या होता है? जैसे रिवेट में क्या होता है? रिवेट में क्या होता है? जो रिवेट का ये हेड होता है, ये क्या होता है? ये फिनिश नहीं देता है, क्योंकि इसको हटा देंगे तो ज्वाइंट आपका कमजोर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? रिवेट ज्वाइंट में ऐसे उभार मिलता है, ऐसे उभार मिलेगा। तो वेल्डिंग ज्वाइंट में ऐसा नहीं है। वेल्डिंग ज्वाइंट में अगर उभार मिल भी रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उभार को रिमूव भी कर सकते हैं ग्राइंडर वगैरह से, तभी आपको ज्वाइंट कमजोर नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है? इस जोड़ में अच्छा सरफेस फिनिश मिल जाता है वेल्डिंग ज्वाइंट में। अगला क्या है? फिलर मटेरियल का उपयोग करके जोड़ बनाने पर बेस मटेरियल से मजबूत जोड़ मिलता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक राड है, ये राड है, ये मान लीजिए 100 किलो न्यूटन का बल सहन कर सकता है, 100 किलो न्यूटन का बल सहन कर सकता है। तो अगर इसी सेम मटेरियल का मान लीजिए स्टील का हो, स्टील मतलब वो वाला स्टील नहीं जिससे में आप खाना खाते हैं, बर्तन वाला स्टील, मतलब इस्पात, जिसको आप जनरली लोहा कहते हैं ना, वो स्टील होता है उसका। स्टील मतलब होता है इस्पात। तो अब मान लीजिए दो टुकड़े हो, दो टुकड़े हो और दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ दिया तो ये ज्वाइंट है ना, इस ज्वाइंट को अगर परफेक्ट ज्वाइंट, अगर इसमें कोई दोष नहीं है ना, तो ज्वाइंट जो है ना 100 किलो न्यूटन से ज्यादा, ये 100 किलो न्यूटन मान लीजिए था, ये 110 किलो न्यूटन सहन कर लेगा। मतलब इसकी इफिशियंसी जो होती है, मतलब अगर ये अगर क्या, अगर एक तरीके से आइडियल ज्वाइंट हो, अगर ये दोष रहित ज्वाइंट हो, तो इस ज्वाइंट की इफिशियंसी, इसकी क्षमता, इसकी मजबूती जो है, जो पहले मटेरियल था उससे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मटेरियल में भी बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़े होंगे, फ्रैंकल दोष, साटकी दोष। आप लोग इंजीनियरिंग मटेरियल में बहुत सारे डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे। इंजीनियरिंग मटेरियल आपके 3rd सेमेस्टर में ही है। तो पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पर जो है आपका वर्कशॉप को छोड़ करके मॉस का, थर्मल का और मटेरियल साइंस का, इंजीनियरिंग मटेरियल का 3 सब्जेक्ट का काम्बो, मतलब 3 सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है, जिसकी फीस मात्र 149 रुपए। तो वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। तो वहां पे और सारे दोस्त के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन साटकी और फ्रैंकल जो आप लोग केमिस्ट्री में भी इतना पढ़ के हो सकता हो आए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी इतना जिक्र रहता है फ्रैंक और साटकी दोस्त का। तो इसका इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोष रहित है तो इसकी मजबूती बेस मटेरियल से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर अगर फिलर मटेरियल का उपयोग करके अगर हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं तो बेस मटेरियल से भी मजबूत जोड़ हमारा प्राप्त होता है। चौथा क्या है? वेल्डिंग द्वारा किसी भी स्थान पर जोड़ प्राप्त कर सकते हैं। कैसा भी स्थान हम लोग वेल्डिंग द्वारा जोड़ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्योंकि जमीन पर, दीवार पर हो, छत में ऐसे हो, तो हर जगह हम लोग वेल्डिंग द्वारा, कहीं कोने में हो। लेकिन जो रिवेट ज्वाइंट क्या, उसमें हथौड़े से पीटना पड़ता है, जगह ही नहीं रहेगा कहीं पीटने का, तो कैसे ज्वाइंट बना पाएंगे रिवेट ज्वाइंट में? रिवेट ज्वाइंट में कहीं कोने में हो और वहां हथौड़ा चलाने की जगह ये रहो तो ज्वाइंट बन नहीं पाएगा। लेकिन वेल्डिंग द्वारा हम जहाँ स्पेस भी बहुत कम रहेगा वहां पे हम लोग आसानी से ज्वाइंट बना लेंगे। तो वेल्डिंग द्वारा किसी भी स्थान पर जोड़ प्राप्त किया जा सकता है। अगला है यह कि इकोनॉमिकल व एफोर्डेबल प्रोसेस है। यह क्या? इकोनॉमिकल, सस्ता, मतलब प्रोसेस सस्ता है और एफोर्डेबल है, मतलब एफोर्ड कर सकते। कहीं वेल्डिंग करवाने जाइए तो थोड़ा सा वेल्डिंग रहेगा, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में आपका भी वेल्डिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत वेल्डिंग रहे तो इकोनॉमिकल, एफोर्डेबल है। लेकिन वेल्डिंग मशीन की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। तो इसका नुकसान ये है कि इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है। सबके घर में वेल्डिंग मशीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि महंगा आता है। लेकिन प्रोसेस अगर कहीं वेल्डिंग करवाने जा रहे हैं तो वेल्डिंग करवाने का खर्चा ज्यादा नहीं होता है। तो यह क्या है? यह एक इकोनॉमिकल, मतलब मितव्ययी, मतलब कम खर्चे वाला प्रोसेस होता है, और एफोर्डेबल, जिसको सभी लोग एफोर्ड कर सके, वो प्रोसेस है। अगला है, इस जोड़ को बनाने में शोरगुल नहीं होता। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल वगैरह में कोई काम चल रहा हो, तो वहां स्ट्रक्चर वगैरह को जोड़ना हो तो वहां शोरगुल नहीं होगा। वेल्डिंग करेंगे, रिवेटिंग करेंगे, थोड़े से पीटेंगे तो क्या होगा? शोर होगा, लोग डिस्टर्ब होंगे। अगला है, प्रायः उपयोग में आने वाली लगभग सभी धातुओं में से धातुओं को वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है। लगभग मैक्सिमम धातुओं को या लगभग सभी धातुओं को लोग वेल्डिंग द्वारा जो है जोड़ सकते हैं। धातुएं हो गई, मिश्र धातुएं हो गई, उनको हम लोग वेल्डिंग द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अगला आपका है, इसके द्वारा कंप्लीट रिजिड जोड़ मिलता है। इसके द्वारा जो ज्वाइंट मिलता है वो कंप्लीटली क्या होता है? रिजिड होता है। अगला है इसका, लेकिन कंप्लीट रिजिड का मतलब मैकेनिक्स वाले से रिजिड बॉडी में समझिएगा। रिजिड बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी की एक लिमिट होती है। हो सकता है मैकेनिक्स में आप पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मॉस में बताया गया है। मॉस पढ़ेंगे
तो आपको माउस में चाहे ऐप पे है, यूट्यूब पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन का वीडियो अवेलेबल है, तो वहां पे जाएंगे पहले चैप्टर में रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी को स्टार्टिंग बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो इसके द्वारा कंप्लीटली रिजिड जोड़ मिलता है। अगला क्या है, इसका ऑटोमेशन किया जा सकता है, मतलब इसको ऑटोमेटिक मशीनों को जो वेल्डिंग करते हैं इसको इसका ऑटोमेशन संभव है। इसका क्या है, ऑटोमेशन संभव है, मतलब ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग होता रहे। अगला क्या है, इसमें श्रम न्यूनतम लगता है, इसमें मैन पावर न्यूनतम लगता है, एक आदमी वेल्डिंग कर लेता है आपका। इसमें श्रम क्या होता है, न्यूनतम लगता है, मतलब रिवेटिंग की तुलना में। आगे बात करें डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग या लिमिटेशंस ऑफ वेल्डिंग क्या है। डिसएडवांटेज क्या है, पहला है वेल्डिंग उपकरण की लागत अधिक होती है। जो हमारा वेल्डिंग उपकरण होता है उसकी लागत क्या होती है, अधिक होती है। मतलब हमने बताया इनिशियल कास्ट, प्रारंभिक लागत क्या होती है, अधिक होती है। अगला यह एक परमानेंट ज्वाइंट है, डिसमेंटल करने के लिए इसमें वेल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने वेल्डिंग बनाया, ज्वाइंट बना, फिर अगर इसको डिसमेंटल करना हो तो वेल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, फिर से आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा। लेकिन नट बोल्ट से ज्वाइंट बनाना क्या होता है, आसान होता है। हमने नट ज्वाइंट को आपस में टाइट कर दिया, ज्वाइंट बन गया, नट को खोल के अलग कर दिया, ज्वाइंट डिसमेंटल हो गया आसानी से। डिसमेंटल मतलब जो पार्ट हमने जोड़ा है उसको अलग करना, वो डिसमेंटल हो गया। असेंबल क्या होता है, दोनों को आपस में जोड़ना, असेंबलिंग कहलाता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए यह एक परमानेंट डिसएडवांटेज क्या है, ये एक परमानेंट ज्वाइंट है, डिसमेंटल करने के लिए इसमें वेल्ड को ब्रेक करना पड़ता है। अगला क्या, इसके लिए स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें स्किल्ड, सब कोई वेल्डिंग नहीं कर पाएगा, तो जो इसके लिए स्किल्ड चाहिए, एक योग्यता चाहिए, इसके लिए लोग सीखते हैं वेल्डिंग। एक दिन में आप पहले दिन वेल्डिंग करने जाएंगे नहीं कर पाएंगे, तुरंत चिपक जाएगा आपका वेल्डिंग रॉड, चिपक जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके लिए एक स्किल्ड वर्कर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला क्या है, वेल्डिंग के दौरान असमान रूप हीटिंग व कूलिंग के कारण, असमान हीटिंग व कूलिंग के कारण वेल्डिंग के दौरान असमान रूप से, या असमान रूप से यहाँ पे रहेगा, असमान रूप से हीटिंग व कूलिंग के कारण मेंबर में डिस्टार्शन पैदा हो जाता है। असमान रूप से जहां वेल्डिंग करेंगे वहां पे गर्म रहेगा और बाकी जगह ठंडा रहेगा, तो इसके कारण क्या होगा, डिस्टार्शन, मतलब उसमें ऐठन पैदा हो जाता है। मटेरियल में क्या होता है, डिस्टार्शन यानी कि ऐठन पैदा हो जाता है, और ये आपका कमी हो गया। अगला है वेल्डिंग ज्वाइंट अधिक भंगुर है, अंगुर लिखा हुआ, भंगुर होने के कारण, ब्रिटल होने के कारण उसका फटीग स्ट्रेंथ के बारे में भी स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में पढ़ाया गया है। पहले चैप्टर में ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, और इंजीनियरिंग मटेरियल में भी आपके पहले चैप्टर में फटीग के बारे में पढ़ाया गया, फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है, तो वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। तो वेल्डिंग ज्वाइंट अधिक भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, होने के कारण उसका फटीग स्ट्रेंथ जोड़े जाने वाले धातु की तुलना में कम होता है। इस नाते अगर जहां को स्ट्रेंथ की बात आती है तो वेल्डिंग करने के बाद उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करके उसका जो ब्रिटलनेस है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, और उसकी फटीग स्ट्रेंथ को बढ़ाने का भी हम लोग काम करते हैं, स्ट्रेस रिमूवल का काम करते हैं हम लोग। वहां पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में आप लोग इंजीनियरिंग मटेरियल में अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है वेल्डिंग वर्कआउट इंस्पेक्शन अधिक कठिन व महंगा होता है। ये वेल्डिंग वर्कआउट मतलब जो वेल्डिंग का काम हो रहा है उसका इंस्पेक्शन, मतलब उसमें कोई दोष तो नहीं है वेल्डिंग के अंदर। जैसे आपने वेल्डिंग किया, आपने मान लीजिए वेल्डिंग किया, तो मटेरियल को जोड़ करके वेल्डिंग किया, यहाँ पे मान लीजिए मटेरियल जोड़ा, अब यहीं पे कहीं पे मान लीजिए जो आपने जोड़ा, मटेरियल को जोड़ा वेल्डिंग करके, यहीं पे मान लीजिए कोई हवा का गैप हो जाए, एयर का कोई बुलबुला आ जाए ऐसे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका वेल्डिंग कमजोर होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे वेल्डिंग कमजोर होगा। ऐसे समझिए, बड़ा बड़ा मटेरियल है, एक ये आपका हो गया, एक आपका ये हो गया। इसको क्या किया, इसको वेल्डिंग द्वारा हमने जोड़ा, इसको वेल्डिंग द्वारा क्या कर दिया, जोड़ा, ऐसे जोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो है एक हवा का बुलबुला कहीं पे रह गया, ऐसे बुलबुला ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल कमजोर हो जाएगा ना, जो हवा का बुलबुला, वहां मटेरियल है ये नहीं है, तो क्या होगा, इसका इंस्पेक्शन करना कि कहीं इसमें मटेरियल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो इसका इंस्पेक्शन महंगा होता है। तो हो गया ना, वेल्डिंग वर्कआउट इंस्पेक्शन क्या होता है, अधिक कठिन प्रोसेस होता है और महंगा प्रोसेस होता है। अब इसको कैसे निकलेगा, कोई यहाँ पे गैप है, कैसे निकलेगा, एक्सरे करना पड़ेगा। वेल्डिंग का भी एक्सरे होता है, धातुओं का भी एक्सरे होता है, एक्सरे से पता चलेगा कि यहाँ मटेरियल है ही नहीं, यहाँ गैप है, एयर गैप है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेल्डिंग कमजोर होगा। तो मशीन जो ये सब प्रोसेस के भी क्या होते हैं, एक्सरे से ये सारे डिफेक्ट पता चलते हैं। अगला है इंटरनल एयर पॉकेट, जैसे यही है ना इंटरनल एयर पॉकेट, स्लैग इंक्लूजन, मतलब बीच में धातुमल आ जाए, बीच में धातुमल मतलब स्लैग जो होता है
वो आ जाए। के डिफेक्ट को डिटेक्ट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसके डिफेक्ट को डिटेक्ट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अगला है वेल्डिंग ज्वाइंट में स्ट्रेस रिलीविंग व हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मटेरियल कमजोर होगा, ब्रिटल होगा, टूट जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगा। इस नाते स्ट्रेस रिलीविंग के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। अगला है वेल्डिंग जोड़ को जोड़ने से पहले एज प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। एज प्रिपरेशन क्या होता है, जैसे पतली जो धातु की चादरें हैं, पतली चादरें, एक चादर ये हो गया, दूसरा चादर ये हो गया, इसको सिंपल ऐसे जोड़ देंगे सिंपल। लेकिन मान लीजिए कोई मोटा चादर है, इतना मोटा चादर है, इसके लिए क्या करेंगे, इतने मोटे चादर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एज प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे इसका एज जो है ऐसे बनाएंगे, ऐसे इस शेप में एज बनाएंगे इसका, ऐसे एज प्रिपरेशन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सटा करके जोड़ बनाएंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ ज्यादा मटेरियल पिघल करके आएगा, ये जोड़ क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा, ये जोड़ क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। और वही एज प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो बीच में मटेरियल जुड़ा ही रहेगा, ऊपर ऊपर केवल जुड़ा रहेगा, तो वो आपका वेल्डिंग ज्वाइंट क्या होगा, कमजोर होगा। तो जो मोटी धातु की चादरें होती हैं उनके वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज प्रिपरेशन पहले करना पड़ता है। तो ये क्या हो गए, ये डिसएडवांटेज हो गया या लिमिटेशंस हो गया किसका, वेल्डिंग का। अब आगे बात करें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इसको आप अपनी भाषा में बना करके आप अपने अगल बगल देखते हैं, इसको बना के लिख सकते हैं। एक बार समझ लीजिए, रटना नहीं है, और इसमें बहुत सारे टर्म हमने ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं, तो उस टर्म के बारे में आप सुने नहीं होंगे, तभी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार पूरा वीडियो देखे रहेंगे तो एग्जाम में अपनी भाषा में बना करके लिख लेंगे। पहला है शिप बिल्डिंग व मरीन कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। देखिए जो शिप बिल्डिंग होता है ना, जो बड़े बड़े पानी के जहाज बनते हैं, शिप मतलब क्या होता है, पानी का जहाज, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज होता है। जो शिप होता है ना, पानी की जहाज होती है ना, वो कहीं फैक्ट्री में अलग जगह ने दूर नहीं बनता कि वहां सप्लाई होकर समुद्र में जाएगा। समुद्र के किनारे जहां उसका यूज होना रहेगा, उस समुद्र के किनारे ही उसकी फैक्ट्री लगी होती है, किनारे ही पूरा, वहीं पे पूरा उसका वर्कशॉप बना होता है, वहीं पे वो बनता है। तो शिप बिल्डिंग और मरीन जो समुद्र के अंदर अंदर चलती हैं, पनडुब्बियां चलती हैं, उसके क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे होता है, पैनल्स फॉर डेक साइड्स बल्क हेड्स एंड फ्लोर बनाने में। मतलब जो शिप बिल्डिंग है उसका फ्लोर हो गया, इसकी छत हो गई, उसका पैनल्स फॉर डेक, डेक जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसकी साइड्स की जो रेलिंग वगैरह लगे होते हैं, उन सबको बनाने में लोग वेल्डिंग का यूज करते हैं। अगला हल्स एंड सुपर स्ट्रक्चर बनाने में, उसी का टर्म है, शिप बिल्डिंग में यूज होता है हल्स टर्म, हल्स और सुपर स्ट्रक्चर बनाने में। तो ये हम लोगों के लिए नहीं है। अब मान लीजिए कोई पानी के जहाज पे काम करता होगा, जैसे गुजरात वगैरह हो गया, मुंबई वगैरह हो गया, वहां पे पानी की जहाजें कटती हैं, जो जहाजें जिनका लाइफ पूरा हो जाता है ना, तो वो काटी जाती है, काटी जाकर के स्क्रैप पे भाव में बिकती है। तो जो जो लोग वहां पे काम करते होंगे ना, उनको ये सारे टर्म पता होंगे। हम भी नहीं जानते इन टर्म के बारे में कि हल्स वगैरह क्या होता है, बस नाम है तो आप जान लीजिए। हल्स और सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण में, हेलीकॉप्टर लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाने में, जो आपका एक तरीके से नेवी हो गया, नेवी के पास बड़े बड़े शिप होते हैं, और वो वहां से जो आपके कह सकते एयरफोर्स होता है, उसको उसको जगह प्रोवाइड करने के लिए, लैंड कराने के लिए, या हेलीकॉप्टर से कोई काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए समुद्र के अंदर कहीं पे तेल खोजा जा रहा है, तो वहां क्या होगी, बहुत बड़ी शिप होगी, हेलीकॉप्टर से कर्मचारी वहां से क्या करते, अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं, वहां पे शिप में आते जाते हैं, तो क्या होगा, हेलीकॉप्टर लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाने में। अगला क्या, मरीन एंड ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर में, मस्ट बूम्स बनाने में, रेफ्रिजरेशन प्लांट, उसमें रेफ्रिजरेशन प्लांट भी होता है शिप में, तो उसके लिए क्या होगा, इन सब में क्या होते हैं, इसके क्षेत्र में हो गया इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगला क्या है, एरोस्पेस इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इसके विंग्स मतलब पंख बनाने में, फ्यूल टैंक कह सकते हैं बनाने में, इम्बरेंजर बनाने में, ये सब नए टर्म है। फ्यूल टैंक जो आपको टर्म याद होंगे वही बस याद रखिए, कोई जरूरी नहीं पूरा लिखिए। अगला क्या है, गाइजेनिक फ्यूल टैंक्स फॉर स्पेस व्हीकल। अगला क्या है, एविएशन फ्यूल टैंक बनाने में। अगला क्या है, एक्सटर्नल थ्रो अवे टास्क फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने में। अगला क्या है, मिलिट्री एंड साइंटिफिक रॉकेट्स बनाने में। ये सब में हम लोग जो है यूज करते हैं। बहुत सारे टर्म नहीं पता होंगे, जितना आपको पता रहेगा 2-3 वही लिखिएगा, रटना नहीं है। रेलवे इंडस्ट्री में क्या होता है, हाई स्पीड ट्रेन बनाने में,
तो ज्वाइंट रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, अंडरग्राउंड कैरेज बनाने में, कहीं कहीं होता है ना अंडरग्राउंड पहाड़ों को काट करके बनाया हुआ है, तो उसको बनाने में। अगला रेलवे टैंकर्स और गुड्स वैगन, जो सामान ढोने वाली मालगाड़ी होती है, उसको बनाने में। अगला क्या है, कंटेनर बॉडी, कंटेनर की बॉडीज बनाने में इसमें यूज करते हैं। अगला लैंड ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, जो सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, इंजन एंड चेसिस, पैडल्स बनाने में, इंजन और चेसिस बनाने में, व्हील रिम बनाने में, पहिए की रिम बनाने में, ट्रक बॉडी बनाने में, मोबाइल ट्रेन बनाने में, फ्यूल टैंक बनाने में, बस और एयरफील्ड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बनाने में, मतलब बस वगैरह बनाने में, जो एयरफील्ड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है वो सब बनाने में। और बता सकते हैं आप लोग, और क्या बता सकते हैं, घरों में, इंडस्ट्रियल घरों के लिए जो है, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हो गए, बड़े बड़े मॉल हो गए, उसकी दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, उनकी वेल्डिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, उनकी वेल्डिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। मतलब आप अपने अगल बगल बहुत सारी वेल्डिंग के एग्जाम्पल देखते होंगे, जैसे गाड़ी हो गया, बस हो गया, तो इन सब के बारे में अपनी भाषा में बना करके आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। इसी सब को बना करके अपनी भाषा में क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। अब आगे की जो टॉपिक है ना, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।